मैं शिव कुमार वर्मा, अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र पाठ से अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी का भाग 1 आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बेटा, सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है? पहली बात है कि यह सत्ता का कई हाथों में या जो है कई लोगों में जो हस्तांतरण होता है, यानी जो है बंटवारा होता है, उसी को क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का आधार है। यह लोकतंत्र के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को कम करता है। अब बेटा, जब मान लीजिए कि सत्ता में साझेदारी नहीं है, विभिन्न वर्गों के लोग इसमें जो है समाहित नहीं किए गए हैं, विभिन्न धर्मों के लोग जो है समाहित नहीं किए गए हैं, तो जिस धर्म के लोग सत्ता में होंगे, जिस समूह के लोग सत्ता में होंगे, वह अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में जो है संलिप्त रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो है तो संघर्ष होने का जो है खतरा बना रहता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब सभी लोग सत्ता में यानी हिस्सा लिए हुए होंगे, यानी जो कानून बनेगा, जो विधेयक पास होगा, तो उसमें सर्वसम्मति यदि होगी तो संघर्ष का कोई खतरा नहीं रहता है। यदि मान लीजिए कि जो है कुछ ही लोग सत्ता में हैं, है ना, कुछ यानी जो है तो कुछ ही धर्म के हैं, यानी जो है कुछ ही समुदायों के हैं, कुछ ही जो है यानी जो है तो जातियों के लोग हैं, तो वह लोग क्या करेंगे कि अपना हित जो है देखेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में बेटा यानी संघर्ष का जो है खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो हम दो देशों में सत्ता की साझेदारी देखेंगे। एक बेटा यूरोप का देश है बेल्जियम, और दूसरा जो है एशिया महाद्वीप का देश है जो है श्रीलंका। तो बेल्जियम बेटा जो है ये यूरोप महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। कहाँ बेटा? ब्रुसेल्स। इसकी राजधानी जो है ब्रुसेल्स है और इसकी राजधानी जो है वो है आपका जो है कोलंबो। अब आप देखें कि इन दोनों देशों में क्या अंतर है, दोनों देशों में कैसा टकराव हुआ। तो देखिए बेटा, बेल्जियम जो है ये यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी सीमाएं बेटा जो है फ्रांस, जर्मनी, जो है नीदरलैंड और लग्जमबर्ग से लगी हुई हैं। ये कहाँ का देश है बेटा? ये जो है यूरोप का देश है। कौन बेटा? बेल्जियम। यहाँ पर पड़ता है, एक तरफ इसके फ्रांस है, एक तरफ नीदरलैंड है, एक तरफ आपका जो है क्या कहते हैं कि जो है तो लग्जमबर्ग है, और एक तरफ जर्मनी है। तो इस देश का जाति समीकरण बेटा बहुत जटिल है। क्या है? जो ये देश है इसका जो जातीय समीकरण है वो बहुत ही जटिल है, यानी बहुत ही यानी जो है इसमें विविधता है। तो यहाँ बेटा इस देश में 62% जनसंख्या जो है फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है। कहाँ रहती बेटा? 62% जनसंख्या जो है वो जो है फ्लेमिश जो है क्षेत्र में रहती है, और यहाँ की जो है 40% जो जनसंख्या यानी इस देश की 62% जनसंख्या फ्लेमिश में रहती है, और यह डच बोलती है ना। ये क्या भाषा कौन सी बोलती है? डच भाषा का जो है प्रयोग जो है करती है, और 40% जनसंख्या फ्रेंच बोलती है, जो बेलोनिया क्षेत्र में रहती है। तो बेटा 40% जो जनसंख्या है वो बेलोनिया क्षेत्र है, और एक कौन सी भाषा का जो है प्रयोग करती है? ये फ्रेंच भाषा का जो है प्रयोग मतलब जो है करती है। 7% में 1% जो है लोग यहाँ के जर्मनी भाषा यानी जर्मन भाषा बोलते हैं। 1% जो जनसंख्या यहाँ की है उसकी भाषा क्या है? जर्मन है। तो यानी ये जो है मतलब जो है तो विविधता है। 62% जो है फ्लेमिश में रहते हैं, ये क्षेत्र है जो डच बोलते हैं,
40% बेलोनिया में रहते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, और 1% जनसंख्या जो है वो कहाँ कौन सी भाषा बोलती है, जर्मन भाषा का जो है प्रयोग करती है। अब आगे बेटा जो आपकी ये जो राजधानी है जो है ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स जो है इसकी क्या है, ब्रुसेल्स जो है इसकी राजधानी है। तो ब्रुसेल्स में बेटा 20% डच और 80% लोग जो है यहाँ मतलब फ्रेंच भाषा का जो है प्रयोग जो है करते हैं। यानी 20% जो आपकी ब्रुसेल्स यहाँ की राजधानी है, यहाँ 20% लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी डच भाषा का, और 80% लोग जो है यहाँ के फ्रेंच भाषा का जो है प्रयोग करते हैं। तो ऐसी जो है विविधता है बेटा। तो अब इस देश में जो मतलब फ्रेंच भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं, वह बेटा समृद्धशाली हैं, जो है तो शक्तिशाली हैं, शिक्षित हैं, और जो यहाँ के डच भाषी लोग हैं ये क्या है बेटा, जो है समृद्धशाली नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, 1950 और 1960 के दशक में दोनों समूहों में क्या हुआ, जो है टकराव हो गया। यह बहुत जटिल समस्या थी क्योंकि डच बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक थी, परंतु बेटा इनके पास धन नहीं था, यानी ये लोग जो है समृद्धशाली नहीं थे, ये लोग जो है कमजोर थे। और जो बेटा फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे इनकी संख्या तो कम थी, लेकिन ये जो है समृद्धशाली थे, शिक्षित थे और जो है शक्तिशाली थे। यानी कहने का मतलब यानी बिल्कुल उल्टा था, जिनकी संख्या अधिक थी वह गरीब थे और जिनकी संख्या कम थी वह लोग क्या थे, अमीर थे। तो दोनों में जो है संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई भैया। आगे यानी इसका जो है निराकरण कैसे हुआ है हम आपको बताएंगे। उसके पहले हम जो है श्रीलंका को देख लेते हैं, जिसकी राजधानी कहाँ है बेटा, कोलंबो है। अब इसको जो है तो जयावर्धने नगर कर दिया गया है। तो श्रीलंका में भी कई जाति समूह के बेटा लोग रहते हैं, जिसमें जो है सिंहली जाति समूह जो है प्रमुख है। यहाँ सिंहली जो है बेटा, यहाँ यानी लंका में सिंहली जाति के लोग जो है 74% यानी 74% जो है लोग कौन रहते हैं, सिंहली जो है जाति के लोग रहते हैं बेटा। इनका जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। कौन बेटा, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। अब बेटा जो है तमिलों की संख्या यहाँ पर 18% है, यानी जो तमिल हैं, यहाँ जो तमिल भाषा का जो है प्रयोग करते हैं उनकी संख्या जो है 18% है। और ये बेटा हिंदू धर्म से जो है बिलोंग करते हैं, यानी हिंदू धर्म को जो है मानते हैं। और 7% यहाँ पर ईसाई लोग जो है निवास करते हैं। तो बेटा जो ईसाई लोग हैं उनका जो है परसेंटेज 7% है। तो ये बेटा क्या है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। ईसाई धर्म आप जैसे जानते हैं, ये लोग ईसाई धर्म का ही यानी धर्म को ही जो है मानते हैं। तो बेटा श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद है, अब इस पर विचार किया जाएगा। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, ये बिंदु पर विचार किया जाएगा बेटा। फिर हम सभी लोग जानते हैं सन 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 को, और श्रीलंका को बेटा आज़ादी मिली थी सन 1948 में। श्रीलंका में सिंहलियों की संख्या अधिक थी, इसलिए उन्होंने अपना जो है प्रभुत्व वाला शासन स्थापित करने की जो है कोशिश किया। तो बेटा क्या होता है कि यहाँ पर जो है किस भाषा की अधिकता थी, सिंहलियों की, है ना, सिंहली भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक थी।
तो इन लोगों ने जो गवर्नमेंट बनाई वो जो है सिंघली जो है तो लोगों की ही गवर्नमेंट बनी। तो जो देश की यानी सरकार थी वह सिंघली समुदाय के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए कई विशेषाधिकार बेटा जो है प्रदान किए। और 1956 ईस्वी में बेटा जो है तो सिंघली थी उसको राजभाषा का दर्जा जो है प्रदान कर दिया गया। तथा अब समस्या क्या होती है कि जो सिंघली राजभाषा बन गई, जो यानी जो तो सिंघली भाषा बोलने वाले थे, जो बौद्ध धर्म से जो है बिलोंग करते थे, इनको जो है सरकारी नौकरियों में यानी मैंने आपको कहा कि यानी इनके लिए विशेषाधिकार की व्यवस्था की गई थी। विशेषाधिकार की जो है व्यवस्था क्या हुई बेटा की गई थी, यानी इनके लिए सारी सुविधाएं मौजूद थी। और जो अन्य धर्मों के लोग थे जैसे ईसाई थे और आपके जो है यानी जो है तो तमिल थे, उनको जो है यानी किसी प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं किया गया। अब बेटा सिंघली तो यहाँ के मूल निवासी हैं और जो तमिल हैं बेटा, जो यानी तमिल हैं यहाँ पर तमिल भाषा बोलने वाले, उसमें दो प्रकार के लोग जो है रहते हैं श्रीलंका में। एक तो बेटा श्रीलंका के मूल निवासी हैं और दूसरे बेटा भारतीय हैं, भारतीय समुदाय के जो है तमिल हैं। तो ये वहां कैसे पहुंच गए? जब श्रीलंका क्या था? उपनिवेश था। क्या था बेटा? उपनिवेश था श्रीलंका, यानी जब यहाँ पर अंग्रेजों का आधिपत्य था तो भारत से जो है तमिलों को ले जा करके वह जो है बागानों में काम करवाते थे और फिर वह धीरे धीरे वहीं के बासिंदा बन गए। तो जो उनकी संतानें हैं वही क्या है बेटा? भारतीय तमिल हैं। तो इसमें बेटा जो है दोनों जो है धर्मों के लोग हैं, इनमें हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। तो इनको किसी प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं किया गया, अर्थात क्या हुआ? दोनों समुदायों में जो है संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। आज है तमिल भी तो सिंघलियों के बराबर रोजगार व अधिकारों की मांग करने लगे तथा सन 1980 के दशक में अलग जो है ईलम बनाने की मांग को लेकर राजनीतिक संगठन लंका में बेटा जो है बनने लगे। यानी कहने का मतलब है कि जो ये जो है तमिल थे, इन्होंने कहा कि हमको अलग ईलम दे दिया जाए, है ना। यानी ईलम जो है ये एक अलग राज्य की मांग जो है करने लगे और इसको लेकर के इन लोगों ने अनेकों प्रकार के राजनीतिक जो तो संगठन बनाना प्रारंभ किया तथा दोनों समुदायों के बीच बेटा क्या हुआ? यानी संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें हजारों लोग जो है क्या हुआ बेटा? मारे गए, है ना। हजारों की जो है संख्या में लोग हताहत हुए और ये व्यवस्था 2009 तक बेटा चलती रही थी, है ना। अब हम आपको लंका तो हमने पढ़ाया, श्रीलंका में क्या कंडीशन हुई कि श्रीलंका में जो यानी जो है तो सिंघलियों को जो है विशेषाधिकार दिए गए, उससे क्या हुआ कि दोनों समुदायों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन बेटा अब बेल्जियम में क्या होता है, तो हम आप इस पर विचार करेंगे। बेल्जियम की समझदारी, बेल्जियम की समझदारी। तो बेटा बेल्जियम ने क्या किया? जो वहां पर डच और फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, तो मैंने पहले बताया था कि जो यहाँ के डच थे, डच जो हैं यानी डच भाषा बोलने वाले, इनकी संख्या अधिक है लेकिन ये क्या हैं? गरीब हैं। और फ्रेंच भाषा का जो है प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या कम है लेकिन ये क्या है? समृद्धिशाली हैं। तो बेल्जियम ने क्या किया? बीच का रास्ता निकाला। तो बेटा बेल्जियम में भी अलग अलग जो है समूहों में जो है टकराव था, ऐसा नहीं कि वहां पर जो है टकराव नहीं था। बेल्जियम के नेताओं ने 1970 से 1993 के बीच
बेल्जियम के संविधान में बेटा 4 संशोधन किए। किस समय में? 1970 से और 1993 के बीच में संविधान में कितने संशोधन किए? 4 संशोधन इन्होंने किए। संशोधन इसलिए किया कि जो आपसी संघर्ष है, जो आपसी ईर्ष्या और वैमनस्य है, इसको किस प्रकार से जो है समाप्त किया जाए। तो इसी यानी उद्देश्य से जो यहाँ के नेता थे, उन्होंने इस जो है विचारधारा या ऐसे संशोधन जो है संविधान में किए कि सभी को जो है बराबर यानी सम्मान प्राप्त हो। तो इसके लिए बेटा उन्होंने 4 संशोधन किए। तो उसमें के हम कुछ जो बिंदु हैं वो हम आपको जो है पढ़ाते हैं। तो बेटा पहला इसका बिंदु क्या था? पहला बिंदु था, शर्त था फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। क्या है बेटा? मतलब फ्रेंच भाषा के और डच भाषा के जो है सांसद हैं वह बराबर होंगे, और जो मतलब संसद बनेगा वो उसमें जो है मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। कोई विशेष कानून जो है तभी बनेगा जब दोनों पक्षों के सांसदों का बहुमत एक पक्ष में होगा। अब बेटा देखिए, कोई विधेयक जो है वह यानी तभी कानून का रूप धारण करेगा जब दोनों भाषाओं के लोग जो है सहमत होंगे। यदि दोनों भाषाओं के लोग जो है सहमत नहीं हैं तो वह विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। नंबर 2 बेटा, नंबर 2 में यानी इन्होंने क्या किया? नंबर जो दूसरा संशोधन इन्होंने किया उसमें किया कि केंद्र सरकार की शक्तियां देश के 2 प्रांतों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई थी। यानी कहने का मतलब केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों को क्या किया कि यानी 2 जो है प्रांतीय या क्षेत्रीय जो है सरकारों को सौंप दिया था। तीसरा इन्होंने जो है सुधार क्या किया था? केंद्र और राज्य सरकारों के अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार की जो है सरकार भी यानी यहां पर काम करती थी, बनाई गई। उसको कहा गया था बेटा सामुदायिक सरकार। तो बेटा इस प्रकार की सरकार काम क्या करती थी? वह जो है यानी वो जो है कैसे बनाई जाती थी? यह सरकार एक ही भाषा बोलने वाले लोग जो है चुनते थे, यानी जो है सामुदायिक सरकार थी। और यह सरकार क्या करती थी? ये जो है सरकार संस्कृत भाषा और शिक्षा जैसे मामलों पर अपना जो है विचार प्रस्तुत करती थी। अब बेटा हम आपको पढ़ाएंगे सत्ता की साझेदारी के रूप। तो हमने ये बेल्जियम और लंका का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया। तो उसमें लंका पीछे है और बेल्जियम जो है क्या है? आगे है, क्योंकि बेल्जियम ने सोच समझ करके काम किया और लंका ने ऐसा काम नहीं किया, जिससे वहां पर गृह युद्ध हुए और बहुत सारे लोग जो है मारे गए, हताहत हुए। अब बेटा सत्ता की साझेदारी के रूप हैं, देखिए सत्ता की साझेदारी के रूप। तो बेटा सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बेटा विभिन्न समूहों वर्गों के विचारों और अनेक अधिकारों को समुचित समान प्राप्त होता है। सार्वजनिक जो है नीतियां तथा जो है कार्यों में सभी वर्गों समूहों की बातें सम्मिलित होती हैं। देखिए सत्ता की जो साझेदारी होती है इसमें सभी के विचार हैं और सभी वर्गों या जो है समूहों के लिए नीतियां एक समान। इस प्रकार की सरकार में अधिक से अधिक लोग जो है शासन में हिस्सेदार होते हैं। तो बेटा जो सत्ता की साझेदारी है वो 4 रूपों में देखने को मिलती है। बेटा सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता की साझेदारी। पहला बिंदु बेटा है वो क्या है? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच
सत्ता की साझेदारी। तो अब बेटा सरकार जो है, सरकार के विभिन्न अंग जानते हैं। सरकार के 3 अंग हैं बेटा, जैसे भारत जैसे देश में, इसमें है व्यवस्थापिका, नंबर 2 में आता है, नंबर 1 व्यवस्थापिका, नंबर 2 में कार्यपालिका, और नंबर 3 में बेटा आता है न्यायपालिका। अब बेटा देखिए, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, राजतंत्र में सत्ता की साझेदारी नहीं होती थी। यानी राजतंत्र में क्या होता था, जो राजा होता था, जो देश का मुखिया होता था, उसी के अंदर व्यवस्थापिका की शक्ति, उसी के अंदर कार्यपालिका की शक्ति और उसी के अंदर न्यायपालिका की शक्ति होती थी। तो इसमें बेटा सभी लोगों को समान अधिकार नहीं मिल पाते थे, क्योंकि राजा जो है क्या हो जाता था, जब उसके पास में तीनों शक्तियां होती थी तो राजा क्या हो जाता था, स्वेच्छाचारी हो जाता था, स्वेच्छाचारी हो जाता था। यानी जिसका मतलब है निरंकुश हो जाता था, है ना, क्या होता था, निरंकुश हो जाता था, जनता पर अत्याचार करने लगता था, क्योंकि उसके पास कोई रोक ठोक उसके ऊपर नहीं थी। लेकिन बेटा लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में इसमें जो है परिवर्तन किया गया है। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका का जो बेटा जो है प्रधान होता है, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और कार्यपालिका का जो है प्रधान होता है, वो होता है देश का राष्ट्रपति। और जो न्यायपालिका होता है, इसका जो है प्रधान होता है सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश, है ना बेटा, प्रधान न्यायाधीश। तो ये बेटा जो है क्या है कि लोकतंत्र में क्या है, सत्ता का बंटवारा हो गया। अब व्यवस्थापिका कौन देखता है, जब प्रधानमंत्री देखता है। कार्यपालिका कौन देखता है, राष्ट्रपति देखता है। और न्यायपालिका कौन देखता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो है प्रधान न्यायाधीश। अब बेटा दोनों जो है, यानी ये तीनों एक दूसरे के जो है कंट्रोलर हैं। यानी यदि जो है प्रधानमंत्री मनमानी करने लगता है तो राष्ट्रपति उस पर रोक लगा देगा। यदि राष्ट्रपति जो है मनमानी करता है तो जो है प्रधानमंत्री रोक जो है लगा सकता है। अब बेटा कंडीशन ये आती है, जैसे प्रधानमंत्री कोई विधेयक लेकर के राष्ट्रपति के पास जाता है, साधारण विधेयक की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या होता है कि एक बार तो राष्ट्रपति वापस कर देता है। यदि जनता विरोधी है, दोबारा प्रधानमंत्री फिर लेकर के जाता है तो वापस नहीं करेगा, क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि दूसरी बार यदि राष्ट्रपति जो है यानी हस्ताक्षर नहीं करता है तो भी क्या व्यवस्था है कि वो जो है विधेयक कानून बन जाता है। यदि वो विधेयक जनता विरोधी है और वो विधेयक जो है कोर्ट में जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है उस विधेयक को रोकने का यानी जो है उसके पास में पूरा अधिकार है, यानी वो जो है उस विधेयक को रोक सकता। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर मनमानी नहीं होती है। ऐसी व्यवस्था में जो है किसी प्रकार का या जो है किसी समुदाय का अहित नहीं होता है, इसलिए सत्ता की साझेदारी होना नितांत आवश्यक है। अब बेटा ये तो हमने आपको बताया सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता की साझेदारी। अब हम बेटा आपको पढ़ाएंगे नंबर 2 में बेटा है सरकार के मध्य विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी। जैसे सरकार के मध्य विभिन्न स्तरों पर, अब हम देखें सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी। तो बेटा इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत सत्ता का विभाजन केंद्र व राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों के बीच होता है। तो इसके अंदर बेटा क्या है, सत्ता का जो है विभाजन क्या है बेटा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय निकाय। तो बेटा केंद्र सरकार आप भारत में से जानते हैं, केंद्र सरकार कौन है बेटा, दिल्ली सरकार है। कौन बेटा, दिल्ली सरकार को क्या कहते हैं, केंद्र सरकार कहते हैं बेटा। फिर
राज्य की जो गवर्नमेंट है, राज्य सरकार, जैसे लखनऊ में जो है विधानसभा है, वो उत्तर प्रदेश की जो है क्या है, गवर्नमेंट है। इसके अंदर बेटा जो स्थानीय सरकारें हैं, जो स्थानीय निकाय हैं, तो बेटा नगरों में जैसे आपका नगर पंचायत है, क्या है, नगर पंचायत है, नगर पंचायत नंबर 1 में, और नंबर 2 में बेटा क्या है, नगर पालिका है, और नंबर 3 में बेटा आपका आता है नगर निगम, है ना, क्या है, नगर निगम है। तो आप देख लें कि नगरों में कहाँ कहाँ पर जो है नगर पंचायत बेटा, जहाँ की जनसंख्या 30,000 से कम है, 30,000 से कम है, वहाँ पर क्या बनते हैं नगर पंचायत। 30,000 से अधिक और 1 लाख से जनसंख्या कम है, वहाँ पर बनती है नगर पालिका। और जहाँ की जनसंख्या नहीं, गलत हो गया बेटा, 30,000 से अधिक और 1 लाख से कम जिन क्षेत्रों की जनसंख्या होती, जिन नगरों की जनसंख्या होती, वहाँ पर बनते हैं नगर पंचायत। और जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से अधिक तथा 5 लाख से कम है, वहाँ पर बनते हैं नगर पालिका। और जहाँ की जनसंख्या, जिन नगरों की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, वहाँ पर बनते हैं नगर निगम। अब बेटा ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या जो स्थानीय सरकारें हैं, जो स्थानीय समुदाय हैं, उनके भी 3 रूप हैं। इधर बेटा आपका आता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत है, नंबर 2 में क्षेत्र पंचायत है, और नंबर 3 में आपका आता है जिला पंचायत। तो ये लोग क्या करते हैं, क्षेत्र का विकास करते हैं। ग्राम पंचायत जो होती है वो गाँव का जो विकास करती है, क्षेत्र पंचायत एक जो ब्लॉक लेवल पर होती है, और जिला पंचायत जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, यानी यह सरकार का सहयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त बेटा हम और आपको सत्ता की साझेदारी जो है पढ़ाएंगे। मान लीजिए कि जो है सरकारों के मध्य सत्ता का विभाजन, तो इसमें बेटा कौन है, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार, और क्या है, राज्य सरकार है, राज्य सरकार। तो बेटा इनके क्षेत्र बटे हुए होते हैं। तो जो केंद्र सरकार है उसको जो है 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है, और जो राज्य सरकारें हैं इनको 66 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। कुछ इसमें कम कर दिए गए हैं बेटा, अभी इसमें 62 बचे हैं। और बेटा कुछ होते हैं समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में मान लीजिए पहले 47 विषय थे, अब जो 52 विषय कर दिए गए हैं। तो इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है कानून बना सकती हैं, लेकिन जब दोनों के अंदर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो राज्य सरकार फिर उस जो है समवर्ती सूची के जो है विषयों पर कानून नहीं बनाएगी, फिर जो है पूरा पावर केंद्र सरकार को दे दिया जाता है। अब बेटा तीसरा बिंदु आपका जो है ये है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी। नंबर 3 है बेटा विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी। तो बेटा विभिन्न जो सामाजिक समूह, लोकतंत्र में बेटा विभिन्न धार्मिक, भाषाई, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक, है ना, समूह विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी करते हैं। सत्ता की साझेदारी का यह रूप जो है प्रजातांत्रिक एवं संवैधानिक दोनों रूपों में बेटा हो सकता है। यानी विभिन्न सामाजिक समूह जो हैं इनमें जैसे धार्मिक समूह हैं, भाषाई समूह हैं, आदिवासी समूह हैं, अल्पसंख्यक समूह हैं, तो ये भी जो है सत्ता में जो है साझेदारी करते हैं। राजनीतिक दलों, दबाव समूहों एवं आंदोलनों। अब बेटा चौथा है क्या बेटा, इसमें है आपका राजनीतिक दलों, दबाव समूहों, राजनीतिक दलों, दबाव समूहों एवं आंदोलनों के मध्य सत्ता की साझेदारी
साझेदारी। तो ये बेटा चौथा बिंदु है। तो ये सत्ता की साझेदारी का चौथा रूप है बेटा। लोकतंत्र में बेटा विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव समूहों एवं आंदोलनों के मध्य भी सत्ता की साझेदारी होती है, जिससे सत्ता जो है एक व्यक्ति के हाथ में ना रहे। अब जैसे बेटा जो आपको मैंने बताया कि राजनीतिक दलों, तो एक राजनीतिक दल 5 वर्षों के लिए जो है क्या बनता है, यानी उसकी गवर्नमेंट बनती है। फिर यदि वो अच्छा काम नहीं करती है तो क्या होता है, 5 वर्ष के बाद में उसको हटा करके, यानी जनता उसको हटा देती है और दूसरे राजनीतिक दल को क्या करती है, यानी चांस जो है प्रदान करती है। तो इस प्रकार से बेटा क्या है कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ करता है। सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहती है, जैसे यानी जिससे जो है कोई भी व्यक्ति स्वेच्छाचारी नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से बेटा हमने आपका ये लेसन समाप्त कर दिया है। अगले वीडियो में हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।